हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे साइकोलॉजी का अध्याय 10, जिसमें के अंदर है अधिगम की कठिनाइयाँ। अधिगम की कठिनाइयाँ RPW एक्ट 2016। अधिगम की कठिनाइयाँ, ठीक है। तो अधिगम निरोगता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा या विकार। अधिगम निरोगता वाले बालकों में परिक्रमण संबंधी नियमों में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? संख्याओं और संबंधी सूचनाओं को याद रखने में समय और दिशा की कम समझ, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि एक एवं अच्छी अनुकलनात्मक योग्यता विशेषता है अधिगम निर्योग्य बालकों की। व्याख्या प्रश्न 1 से 3। अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निरोगता शब्द स्वयं में स्पष्ट करता है कि यह एक ऐसी परिस्थिति है जहां व्यक्ति को अधिगम सीखने में कठिनाई होती है, समस्या होती है, या जन्मजात अथवा किसी चोट या दुर्घटना के कारण हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बालकों में कोई शारीरिक मानसिक बीमारी ही हो, बस इन्हें सूचनाओं, तथ्यों आदि को समझने में आमजन की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है, अर्थात यह रोग नहीं है। इस प्रकार के बच्चे ना तो आलसी होते हैं और ना ही मूर्ख होते हैं। यह बुद्धि लब्धि की कमी भी हो सकती है। यह बस कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बालक एक होकर ध्यान नहीं लगा पाता है और सामान्य बालकों के निष्पादन नहीं कर पाता। यह परिवर्तनीय वेरिएबल स्टेट है और इस पर धीरे धीरे नियंत्रण किया जा सकता है। अभिषेक बच्चन, विल स्मिथ, बिल गेट्स, आइंस्टाइन जैसे कई मशहूर व्यक्तित्व हुए हैं जो अपने बाल्य विकास में अधिगम निरोगता से ग्रसित थे, ठीक है। तो फिर है श्रवण में विकृति की माप की जाती है, तो इसका आंसर श्योरिटी नहीं है। तो ध्वनि की मात्रा के मापन के लिए डेसिबल DB इकाई होता है। इसका मान एक निश्चित संदर्भ बिंदु के लिए तरंग की तीव्रता लॉगरिदमिक उत्पाद होता है। फिर है डिसलेक्सिया, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्य में विभेद का परिणाम होता है। मस्तिष्क की संरचना कृत्य में विभेद होता है। इनमें से कौन सा डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? सीधे उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये विशेषता नहीं है, बाकी सारी की सारी विशेषताएं, जैसे कि वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाइयाँ। डिसलेक्सिया क्या होता है? यह एक तरह का अधिगम निरोगता है जिसके अंतर्गत बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। रीडिंग डिफिकल्टी, भाषाई विकास में देरी, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई, ब्लैक बोर्ड से नोटबुक में कॉपी करने में कठिनाई। इसका असर पर बालक के पढ़ने, लिखने और स्पेलिंग बोलने की क्षमता पर भी पड़ता है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है, तो यह कहलाता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया बालक की लेखन संबंधित निरोगता है जिसमें उसे लिखने में कठिनाई होती है। राइटिंग डिफिकल्टीज, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई, ग्रिप बनाना, लिखे हुए अक्षरों में असंगतता, बड़ी व छोटी ABCD, बार बार रबड़ का इस्तेमाल करना, शब्द को लिखने में स्पेस का सही इस्तेमाल नहीं करना, एक अक्षर पर दूसरा लिख देना, अधिक काट छांट, शब्द लिखते बीच में अक्षर का लोप। कैलकुलिया, वह अधिगम निरोगता जहाँ बालक को गणित को समझने में कठिनाइयों, मैथमेटिक कैलकुलेशन डिफिकल्टीज, गणित की समस्या जैसे जोड़, बाकी गुणा भाग ना हल कर पाना, संख्यात्मक तथ्य जैसे पिन कोड, फ़ोन नंबर आदि याद करने में कठिनाई, गणित की संख्या और शब्द में तादात्म्य न बिठा पाना जैसे 7 और 7, घड़ी देखने, पैसे गिनने में समस्या, लंबाई, दूरी, ऊंचाई जैसे संपत्तियों को समझने में कठिनाई। डिस्प्रेक्सिया, यह एक ऐसी निरोगता है जहां बालक के मांसपेशियों के बीच में समन्वय का अभाव हो। लक्षण: संतुलन बनाने में कमी, हाथ आंखों के बीच समन्वय की कमी, सीढ़ी चढ़ने, जूते की लेंस बांधने, शर्ट के बटन बांधने में समस्या, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल से जुड़ी गतिविधियों में समस्या, फाइन मोटर स्किल्स, पेंसिल पकड़ने में समस्या। निम्न में से कौन सी संवलिनता ऑटिज्म के लक्षण हैं? ऊपर लिखित सब सारे के सारे, जैसे कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, 1-5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? शैशव संवलिनता। निम्न में से कौन सा भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो संवलिनता नहीं करता है। संवलिनता ऑटिज्म यह एक विकासात्मक विकार है जो व्यक्ति के संप्रेषण कौशल पर असर डालता है कि व्यक्ति समाज में कैसे पेश आता है, सामाजिक व्यवहार व संपर्क
यह व्यक्ति के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। दोहराव युक्त व्यवहार, रिपीटेटिव बिहेवियर, बातचीत में असमर्थता, सीमित शौक, संप्रेषण की कमजोरी, सामाजिकता का अभाव, अत्यधिक प्रकाश एवं ध्वनि के प्रति संवेदनशील। फ एवं व, म, न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है। तो यह है प्रत्यक्षीकरण, प्रिसिपिटेशन। इस तरह के विकार में फोनेटिक अथवा फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। यह समस्या दृश्य व श्रव्य स्तर पर हो सकती है, जहाँ व्यक्ति पढ़े अथवा सुने हुए अक्षर के पूर्व अधिगम के आधार पर व्याख्या न कर पाए अथवा उचित अर्थ न प्रदान कर पाए। उदाहरणतः बालक स और श की ध्वनि को न समझ पाए और कालांतर इसके उच्चारण में भी उसमें यह कमी देखने को मिले। यह अंतर नहीं कर पाना सीधे सीधे ध्वनि के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जा सकती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। डाउन संलक्षण का कारण है त्रिगुणसूत्रता 21। डाउन सिंड्रोम। एनोरेक्सिया नर्वोसा खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति, बुलिमिया नियंत्रित खाना खाने के पश्चात व्यक्ति इससे छुटकारा पाने के लिए स्वप्रेरित वमन करता है। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से बालक आनुवंशिक दोष से ग्रसित हो जाता है। इसे ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति छोटे कद, छोटे गाल, सिर के होते हैं, मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। डेलिरियम ट्रेमेंस, शराब छोड़ने की प्रक्रिया में व्यक्ति में उठती तलब, बीजे ईटिंग, आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति। एचडी का अर्थ है ध्यान विकार वाले बालक। कुछ अन्य विकार, अफेजिया भाषा व वाचन संबंधी विकार, स्पीच एंड लैंग्वेज, यह मस्तिष्क के ब्रोका और रेने के भाग से जुड़ा रहता है। डिसमोर्फिया, जहाँ व्यक्ति अपने ही शरीर के किसी अंग को लेकर हीन भावना से ग्रसित होने लगे। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यह बालकों में पाए जाने वाला ऐसा विकार है जिसके अंतर्गत वह किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और उसके साथ अत्यधिक सक्रियता होता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। अवधान का अभाव, अति सक्रियता, टिक कर नहीं बैठना, एकाग्रता की कमी। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो यह बोनस है निकट दृष्टि, मायोपिया, नज़दीक का साफ दिखाई नहीं दिया, दूर दृष्टि, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमिया, दूर का साफ दिखाई देना, नज़दीक की नज़र कमज़ोर होना, ज़रा दूरदर्शिता, डिप्लोपिया। इस बाध्यता में व्यक्ति को निकट दृष्टि व दूरदृष्टि दोष एक साथ होते हैं। कौन सा रोग वंशानुगत है? फिनाइलकीटोनुरिया। यह बीमारी भी अलिंग गुणसूत्र 12 में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। मानव में यह रोग फिनोइलएलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन नामक अमीनो एसिड में परिवर्तित करने वाले एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की अनुपस्थिति के कारण होता है। यह एक वायरस जनित रोग है जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। इसके अंतर्गत प्रतिरोधी क्षमता कम होने के कारण अन्य रोग के संक्रमण का खतरा रहता है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं कमजोर हो जाती है। यह असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होता है। रक्त लेते समय और इंजेक्शन लगवाते समय दूषित सुई से संक्रमित माँ से गर्भ में पल रहे बच्चों को संक्रमित ब्लड उस्तरे आदि धारदार उपकरणों से हो सकता है। पार्किंसन रोग यह एक तंत्रिका तंत्र डिसऑर्डर है। यह बीमारी 160 वर्षीय और उससे अधिक उम्र के लोगों में होती है। इसके लक्षणों में शरीर में कंपन, अंगों की गति धीमी हो जाना, मांसपेशियों का कठोर हो जाना, संतुलन में परेशानी और बोली में परेशानी। इस रोग के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। गति विषयक दिव्यांगता, सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता तो स्वयं और वस्तुओं की अगतिशीलता से सहबद्ध है, जिसका परिणाम पेशी, कंकाल और तंत्रिका प्रणालियां दोनों में पीड़ा है, जिसके अंतर्गत कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेरित है जो कुष्ठ से रोग मुक्त हो गया है, किंतु निम्न में से पीड़ित है। हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का हास और आंशिक घात, किंतु व्यक्ति विरूपता नहीं है। व्यक्ति
व्यक्त विरूपता और आंशिक घात, किंतु उसके हाथ और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिसमें वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है। अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ साथ बुद्धि जो उसे लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और कुछ रोग मुक्त व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। पर मस्तिष्क घात से कोई गैर प्रणाली तंत्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होता है। बौनापन से कोई चिकित्सीय या आनुवंशिक दशा अभिप्रेरित है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई 4 फीट 10 इंच 147 सेंटीमीटर या उससे कम रह जाती है। पेशीय दुष्पोषण से वंशानुगत आनुवंशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेरित जो मानव शरीर को संचालित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती जो उन्हें उस प्रोटीन को बचाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता प्रोग्रामिक कंकाल पेशी के कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशीय कंकालों और टिश्यू की मृत्यु है। तेजाबी आक्रमण से तेजाब या समान संचारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत दृष्टिगत हास अंधता से ऐसी दशा अभिप्रेरित है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति एवं निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है। दृष्टि का पूर्णतः अभाव, सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि, सुतीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 स्नेलन से कम, डिग्री से कम के किसी कोण पर कंछा तृतीय दृश्य क्षेत्र की परिसीमा, न्यून दृष्टि से ऐसी स्थिति अभिप्रेरित है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है। बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अधिक या 20/16 से कम से 3/60 तक या 10/200 स्लेनल या तक दृश्य सुतीक्ष्णता, 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कंछातीत दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा। श्रवण शक्ति का ह्रास, बधिर, दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेरित है। ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियां में 60 डेसिबल से 10 डेसिबल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेरित है। वाक और भाषा दिव्यांगता से लेराइंजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थिति से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता विपरीत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है। बौद्धिक दिव्यांगता से ऐसी स्थिति जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य, तार्किक शिक्षण, समस्या समाधान और अनुकूलित व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशलों की रेंज है, जिसके अंतर्गत विनादर्शित विद्यार्थी दिव्यांगताओं से स्थितियों का ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेरित है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकलवाने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है। और इसके अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता डायस्लेक्सिया, डायस्ग्राफिया, डायस्कैल्कुलिया, डायस्प्रेसिया और विकासात्मक अपेक्षिया जैसी स्थिति भी है। स्वप्रायणता स्पेक्ट्रा स्वीकार से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेरित है जो विशिष्ट जीवन के पहले 3 वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझ की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से संबद्ध होता है। मानसिक व्यवहार, मानसिक रुग्णता से चिंतन, मनोदशा,
अभिसंक्रमण या स्मरण शक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेरित है जो जीवन की साधारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय व्यवहार वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है, किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मान्यता नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क या विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्ट बुद्धिमत्ता का सामान्य रूप से होना। दिव्यांगता के अन्य कारण चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे बहुस्क्लेरोसिस से प्रवाहक तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेरित है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाएं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की माइलिन शीट क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे डियामिलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की सेल्स एक दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है। पार्किंसन रोग से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रग्रामी रोग अभिप्रेरित है, जो कम पेशी कठोरता और धीमा कथन संचालन द्वारा चिन्हांकित होता है, जो मुख्यतः मस्तिष्क के आधारी गठनिका के अध्यपन तथा तंत्रिका संचालन डोपामाइन के ह्रास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है। रक्त विकृति हेमोफीलिया से एक आनुवंशिक रोग अभिप्रेरित है जो प्राय पुरुषों को ही प्रभावित करता है, किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है। इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने के साधारण क्षमता का नुकसान होना है, जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है। थैलेसीमिया संवहन-अनुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेरित है जिसके विशेष हीमोग्लोबिन की कमी या अभाव पाया जाता है। सिकल सेल रोग से हीमोलिटिक विकृति अभिप्रेरित है, जो रक्त की अत्यंत कमी पीड़ादायक घटना हो और सहवर्ती टिश्यूओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं से परिलक्षित होता है। हीमोलिटिक लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिकाएं झिल्ली को नुकसान को निर्देशित करता है, जिसका परिणाम हीमोग्लोबिन का निकलना होता है। बहुदिव्यांगता उपयुक्त एक या एक से अधिक विनिर्देशित दिव्यांगता है, जिसके अंतर्गत बधिरता अंधता जैसे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर दशा विपरीत है। कोई अन्य प्रवर्ग जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। अब चैप्टर नंबर 11 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो वे हैं प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? तो वह बिना बोझ के सीखना। शिक्षा बिना बोझ रिपोर्ट 1993 यशपाल समिति के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ-एसई 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस होने पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरंभ रवींद्रनाथ टैगोर ने निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उद्धरण से होता है। इसके आरंभिक अध्याय में स्वतंत्रता के बाद किए गए पाठ्यचर्या में सुधार के प्रयासों की चर्चा की गई है। इस दस्तावेज में शिक्षा के कुछ उद्देश्य चिन्हित किए गए हैं, जिनमें सम्मिलित है विचार व क्रम की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई परिस्थितियों का लचीलापन और रचनात्मक तरीका से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देते हुए काम करने की क्षमता। इस दस्तावेज में स्कूली पाठ्यचर्या के 4 सुपरिचित क्षेत्र जैसे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है। पाठ्यचर्या का यह दस्तावेज 4 पाठ्यचर्या क्षेत्रों काम, कला और पारस्परिक दस्तक, कार्य, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एवं शांति की तरफ ध्यान आकर्षित करना। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? अध्ययन की रचना विधि को सुविधाजनक बनाना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 2005 के अंदर किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 दस्तावेज ने पाठ्यचर्या के निर्माण के 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है, जो निम्नलिखित है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, पाठ्यचर्या का
इस तरह संवर्धन किया जाए कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना एक ऐसी अभिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मानित हो। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम निर्माण के 5 मार्गदर्शकों सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पढ़ाई रटन प्रणाली से पूरी तरह मुक्त हो, चूंकि बालक सक्रिय गतिविधि के जरिए ही अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसलिए एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, अर्थात बालक के अधिगम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनाकर चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो दिया गया बालकों के लिए संरक्षित अनुभव पाठ्यक्रम सुधार को। एनसीएफ 2005 के अनुसार भौतिक संसाधन अपने आप में गुणवत्ता के द्योतक नहीं माने जा सकते। फिर भी सरकार या स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में भौतिक संसाधनों की अत्यधिक व दीर्घकालिक कमी, जिसमें मूल ढांचागत सुविधाओं की कमी भी शामिल है, गुणवत्ता को गंभीर रूप से सीमित करती है। योग्य व सही शिक्षकों की उपलब्धता जो अध्यापन को कैरियर के विकल्प के रूप में देखते हैं। स्कूलों एनसीएफ 2005 के अनुसार भौतिक संसाधन अपने आप में गुणवत्ता के द्योतक नहीं माने जा सकते। फिर भी सरकार या स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में भौतिक संसाधनों की अत्यधिक व दीर्घकालिक कमी, जिसमें मूल ढांचागत सुविधाओं की कमी भी शामिल है, गुणवत्ता को गंभीर रूप से सीमित करती है। योग्यता व सही शिक्षकों की उपलब्धता जो अध्यापन को कैरियर के विकल्प के रूप में देखते हैं। स्कूलों के सभी वर्गों में गुणवत्ता की एक आवश्यक शर्त है। एनसीएफ 2005 के गुणवत्ता आयाम शीर्षक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारी सहभागिता आधारित लोकतंत्र व संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों को सुदृढ़ करना वर्तमान शिक्षा की सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौतियों और इस चुनौती का सफलता सामना करने का अर्थ है कि हम गुणवत्ता और सामाजिक न्याय पाठ्यक्रम में सुधार का केंद्रीय बिंदु बनाए। अतः स्पष्ट है कि इस गुणवत्ता आयाम शीर्षक के उन बालकों के सर्वोच्च अनुभव पाठ्यक्रम को सुधार कर महत्व दिया गया है। शांति के लिए चिंता, पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन के प्रति झुकाव को गुणवत्ता के मूलभूत तत्वों की ओर देखा जाना चाहिए। भारत में शिक्षा की सामाजिक संदर्भ में संबंधित चुनौतियां निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बिंदु पर विचार विमर्श किया गया है। तो किया गया ज्ञान की अवधारणा की विस्तृत करते हुए उसमें ज्ञान व अनुभव के नए क्षेत्रों का सम्मिलित करना, शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया अपनाना, ऐसे शिक्षा छात्र अभ्यास जो सहभागिता को बढ़ावा देने में सजग हो। भारत में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ अनेक चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जैसे माता पिता की शिक्षा को लेकर महत्वाकांक्षा, स्थानीय गरीबी, असामाजिक संबंध, पर्याप्त समय, स्तरीय स्कूली शिक्षा की कमी, शिक्षा के उत्तरदायित्व का सरकार से हटकर समुदायों व परिवारों पर आना, एससी एसटी अल्पसंख्यक गरीब वर्गों की लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच नहीं होना आदि। इस चुनौती से निपटने के लिए एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों के साथ साथ विभिन्न खंडों में कुछ नए विचारों का समावेश किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख है। ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत करना ताकि ज्ञान और अनुभव के नए क्षेत्र उसमें शामिल किए जा सके। शैक्षिक कार्यों के चयन में समावेशी रवैया अपनाना, ऐसी शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास जो सहभागिता को बढ़ावा देने के विषय में सजग हो, उन्हें अपनाना। आत्मविश्वास और आलोचनात्मक जागरूकता का विकास, पाठ्यक्रम से जुड़े निर्णय के बारे में समुदाय से बातचीत करने का खुलापन। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम निम्न में से कौन में सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चा एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है तो स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह यह प्रक्रिया चलती रहती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना प्रत्येक बालक स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहता है और उसमें सीखने की क्षमता होती है। प्रत्येक बालक व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीख सकता है, जैसे अनुभव के माध्यम से, स्वयं चीज़ें करने व स्वयं बनाने से, प्रयोग करने से व पढ़ने से, विमर्श करके, पूछकर, सुनकर, उस पर सोचकर, मनन करके, लेखक की अभिव्यक्ति के जरिए। यदि बालक मानसिक रूप से तैयार नहीं हो और उससे पहले ही उसे पढ़ा दे तो उसके सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। सीखने की प्रक्रिया स्कूल के भीतर व बाहर दोनों जगह चलती है। सीखने की एक उचित गति हो ताकि विद्यार्थी रटकर भूलने की बजाय उसे समझ सके व आत्मसात कर सके।
बिना किसी भी मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के पहलू है तो है अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचन व कार्य। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण पहलू है। अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचन करना। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है के बजाय ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। विद्यार्थी सक्रिय रूप में पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री गतिविधियों अर्थात अपने अनुभवों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की संरचना या रचना करते हैं। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया का एक सामाजिक पहलू यह भी है कि जटिल कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान समूह परिस्थितियों में निहित होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त एक बालक अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं अपने द्वारा किए गए अनुभव द्वारा करता है। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य निर्मित यह संकेत देती है कि हर विद्यार्थी व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर अर्थ का निर्माण करता है और इसी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार रचनात्मक अधिगम परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका होती है। उत्प्रेरक की। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुविधादाता। रचनात्मक अधिगम की परिस्थिति के संदर्भ में शिक्षक एक उत्प्रेरक की भूमिका में होता है जो विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के लिए और ज्ञान सर्जन के क्रम में व्याख्या व विश्लेषण के लिए प्रोत्साहित करता है। 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र विभिन्न मुद्दों पर कौन से पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है? तो वो करता है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सभी के रूप में करता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र की विशेषता यह मुद्दों पर उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करता है। यह खुले विमर्श और विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कक्षा में शिक्षक व शिक्षार्थी की अंतःक्रिया की प्रकृति विवेचनात्मक होती है। एनसीएफ 2005 में एक बालक की कौन सी बुनियादी क्षमताओं का उल्लेख किया गया है? तो भाषा है, संबंध बनाना और कायम रखना, कार्य एवं क्रिया संबंधी क्षमता बुनियादी क्षमताएं हैं। यह क्षमताएं वे होती है जो बोधक के विकास, मूल्य और कौशल संबंधी वृत्त आधार तैयार करती है। भाषा एवं अभिव्यक्ति के अन्य माध्यम अर्थ निर्माण और दूसरों के साथ बताने के आधार तैयार करते हैं। बच्चों के लिए भाषा का विकास अस्मिता बोध के विकास और दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता के विकास का समानार्थी होता है। समान प्रकृति एवं समय के साथ स्वयं के साथ संबंध बनाना एवं कायम रखना यह नैतिकता का भी आधार है। कार्य एवं क्रिया संबंधी क्षमताएं। एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या में ज्ञान के अधिगम संबंधी सिद्धांत की चर्चा नहीं की गई है। प्रश्न करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना यह नहीं है। सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, कक्षाई प्रक्रिया में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना, जांच के खुलेपन और उपयोगिता को पहचानना। पाठ्यचर्या में ज्ञान के अधिगम संबंधी कुछ सिद्धांत है। सामाजिक यथार्थ और परिवेश के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास, शिक्षण के विभिन्न पक्षों में अंतर संबंध देखना और ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना, जांच के खुलेपन और उपयोगिता को पहचानना और तथ्यों की अस्थायी प्रकृति को समझना, स्थायी ज्ञान और स्थायी क्षेत्र के रिवाजों और प्रथाओं के साथ जुड़ना और जहाँ भी संभव हो उन्हें स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ना, प्रश्न करने को प्रोत्साहित देना और नए प्रश्नों की तरफ बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। कक्षा प्रक्रियाओं में समानता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना और रूढ़िबद्ध धारणाओं व भेदभाव के प्रति सजग होना। कल्पनाशीलता का विकास और कल्पना एवं अतिकल्पना को सजीव रखना। एनसीएफ 2005 में बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते? शीर्षक में किन कमियों अथवा कमजोरियों पर चर्चा नहीं की गई? स्थानीय ज्ञान परंपराओं के प्रति अभिरुचि पर नहीं की गई है। बच्चे पढ़ना क्यों नहीं सीखते? शिक्षक कई बार शिक्षा शास्त्र के बुनियादी कौशलों में कमजोर होते हैं, यानी इस समझ की
उनमें कमी पाई जाती है कि जहाँ विद्यार्थी समझ रहा है कि वह उपयुक्त प्रश्न क्यों पूछ रहा है। शिक्षक में कई बार पढ़ना सीखने की प्रक्रिया की समझ का अभाव होता है, जिसमें नीचे से ऊपर की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें पहचान और पाठ के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है। शिक्षक में कई बार कक्षा प्रबंधन के कौशलों का भी अभाव होता है। शिक्षक का अध्ययन बालकों की गलती पर अधिक होता है, न कि कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति पर। सेवा पूर्व प्रशिक्षण शिक्षकों को पठन के शिक्षा शास्त्र की तैयारी के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देता है और न ही सेवा काल के दौरान होने वाली प्रशिक्षणों में इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यपुस्तक के तदर्थ आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें पठन को लेकर कोई सुसंगत नीति नहीं होती है। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी, शिक्षकों द्वारा स्वयं को स्वीकार्य नहीं समझते और स्वयं को पाठ्य पुस्तकों से जोड़ नहीं पाते। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्य, दृष्टिकोणों और कौशलों पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जीवन के मध्य सामंजस्य बिठाने के लिए आवश्यक है। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुशंसित गतिविधियाँ: स्कूल में विशेष क्लबों और रीडिंग रूम की स्थापना की जाए जो शांति संबंधी समाचारों पर और ऐसी घटनाओं पर केंद्रित हो जो सामाजिक न्याय व समानता के विरुद्ध हो। ऐसी फिल्मों की सूची तैयार की जाए जो न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देती हो और एवं उन्हें समय समय पर स्कूल में दिखाया जाए। शिक्षा में शांति के प्रयास में मीडिया को सहयोगी बनाया जाए। प्रमुख पत्रकारों को बच्चों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाए। बच्चों के विचार महीने में कम से कम एक बार छपे। स्कूल में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सव का आयोजन किया जाए। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए। यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का विकास करती है। बहुभाषिकता भारत के भाषा परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण है। भाषा का संसाधन के रूप में उपयोग कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना तथा उसे लक्ष्य के रूप में रखना भाषा शिक्षण का कार्य है। यह केवल उपलब्ध संसाधन का बेहतर इस्तेमाल ही नहीं है, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करे। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भी बालक पीछे नहीं छूट जाए। विद्यार्थी की भाषिक क्षमता की पहचान में उनके स्वयं के और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति विश्वास को प्रोत्साहन मिलेगा। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार आरंभिक स्कूली शिक्षा का पहला सरोकार है बालक की भाषा क्षमता के विकास से। बालक की आरंभिक शिक्षा के दौरान स्कूल का पहला सरोकार उसकी भाषा क्षमता के विकास से। इसमें शामिल है अभिव्यक्ति और साक्षरता संबंधी क्षमता, भाषा की रचना, सोचना एवं दूसरों से संप्रेषण में भाषा का उपयोग। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा के माध्यम से अधिकाधिक शिक्षण के अवसर मिले, चाहे विद्यार्थी की संख्या कम हो, जैसे आदिवासी समूह तथा छोटे समूह। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है, तो बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों की पहचान करना, उन बच्चों को पहचानना जिन्हें औपचारिकता शिक्षण की आवश्यकता है। मूल्यांकन का यह प्रयोजन नहीं है। बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, बच्चों को नाम देना जैसे धीमी गति से सीखने वाला, होशियार, समस्यात्मक विद्यार्थी। ऐसे विभाजन अधिगम की सारी जिम्मेदारी विद्यार्थी पर डाल देता है और शिक्षा शास्त्र की भूमिका पर से हटा देता है। उन बच्चों को पहचानना जिन्हें औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता है। इसमें औपचारिक आकलन की प्रतीक्षा किए बिना शिक्षक शिक्षण के दौरान ही शिक्षा शास्त्रीय योजना और व्यक्तिगत ध्यान देकर यह कर सीखता है। अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्र की पहचान करना। समावेश शब्द का मतलब विशेष शिक्षक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित
कक्ष में शिक्षित कराना। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि विशिष्ट बालकों को पिछड़े, वंचित, निःशुल्क व अन्य 2 सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक कक्ष में एक साथ शिक्षा दी जाए, जिससे उन्हें सामान्य विद्यार्थी की तरह आगे बढ़ने का अवसर मिले और उनमें स्वयं को लेकर हीन भावना का एहसास न हो। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है। विकलांगता एवं सामाजिक जिम्मेदारी इसे स्वीकार करना है। सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। बच्चे फेल नहीं होते, वे केवल स्कूल की असफलता दर्शाते हैं। अंतरों की स्वीकृति, विविधता का उत्सव समावेश केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। मानवीय अधिकार सीखे और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाए। विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसे तोड़े, प्रावधान करे, बाधाएं न गढ़े, बच्चों की जरूरतों के साथ सामंजस्य बिठाए, भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी बाधाएं दूर करें। सहभागिता हमारी शक्ति। जैसे स्कूल समुदाय एक ही स्कूल, शिक्षक की शिक्षक, बच्चों की शिक्षक, अभिभावक की, स्कूली तंत्र एवं अन्य तंत्रों की सहभागिता शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेश के व्यवहार है। साथ मिलकर पढ़ना प्रत्येक बच्चों के लिए लाभदायक है। सहारा देने वाली सेवाएं आवश्यक सेवाएं है। यदि पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखें, उनकी कमियों को नहीं बल्कि शक्तियों को पहचानें। आपस में आदर भाव, परस्पर निर्भरता बढ़ाएं। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना। उच्च प्राथमिकता स्तर पर विज्ञान विषयों को समझना, परिचित वास्तविक अनुभव द्वारा विज्ञान के सिद्धांत सीखना, हाथों से सरल तकनीकी इकाइयों, मॉडल, रेखाचित्र आदि बनाना, सामूहिक क्रियाकलाप, दोस्तों या अध्यापकों के साथ विमर्श, सर्वेक्षण, आंकड़ों का नियोजन अर्थात अवलोकनों को दर्ज करना और स्कूल तथा आस पड़ोस के क्षेत्र में प्रदर्शनियों द्वारा इसके प्रदर्शन आदि समझने हेतु शिक्षण प्रणाली के प्रमुख अंग होने चाहिए। राष्ट्रीयता पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10th की परीक्षा ऐच्छिक में सिर्फ 2005 ने परीक्षा प्रणाली को और अधिक मुक्त, लचीला, रचनात्मक एवं सरल बनाने की वकालत करते हुए निम्न सलाह दी है। किसी भी परिस्थिति में बोर्ड या राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए, जैसे कक्षा 5 या 8वीं 11वीं के स्तर पर। बोर्ड को दूरगामी कदम के तौर पर कक्षा 10th की परीक्षाओं को भी वैकल्पिक या ऐच्छिक बना देना चाहिए। जो कि बोर्ड का प्रमाण पत्र नहीं चाहते, वे इसके बदले में आंतरिक परीक्षा में हिस्सा ले सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से 21 सुधार को सुझाया गया है। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। एनसीए 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए ग्रेड पर। एनसीए 2005 में परीक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविधि रूप का सुझाव दिया गया है, जिसमें यह मौखिक परीक्षा व समूह कार्य मूल्यांकन में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा तथा लचीली और समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की जरूरत बताई। सीखने में आने वाली कठिनाइयों के निदान, उपचार और अध्ययन में सुधार हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया, अंक प्रणाली की जगह ग्रेड प्रणाली मूल्यांकन की अनुशंसा की गई। एनसीए 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है तो वह है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। एनसीए 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की सराहना। एनसीए 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय शिक्षा में जोड़ने के उद्देश्य है अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को उसकी विविधता और समृद्धता सहित बचाए रखना, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व और सृजनात्मकता विकसित करने हेतु कला का अध्ययन न केवल ज्ञान को समृद्ध करेगा बल्कि वह स्कूल के बाहर भी जीवन भर उसके काम आएगा। संगीत, नृत्य और नाटक विद्यार्थी के आत्मबोध, उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। एनसीए 2005 के अनुसार 10वीं व 11वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय सिफारिश की गई 2 घंटे प्रतिदिन। कुल गृह कार्य प्राथमिक कक्षा 2 का कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3
इनसे 2 घंटे प्रति वर्ष। उच्च प्राथमिक 1 घंटा प्रतिदिन, 5 से 6 घंटा प्रति माह सप्ताह। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 2 घंटे प्रतिदिन, 10 से 12 घंटे प्रति सप्ताह। शिक्षकों को मिलकर योजना बनाने और गृह कार्यों की मात्राओं को विवेकशील बनाने की आवश्यकता है। इनसे 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बालकों के चिंतन का गणितीयकरण। ऐसे 2005 के अनुसार स्कूलों में गणितीय शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है बच्चों की विचार प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस का गणितीयकरण करना। डेविड व्हीलर के अनुसार बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। जॉर्ज पोलिया के अनुसार गणित शिक्षण के उद्देश्य: अच्छा व संकीर्ण उद्देश्य, गुड एंड नैरो एम, हायर एम, उच्च उद्देश्य। जो फर्स्ट है, अच्छा व संकीर्ण उद्देश्य, रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना जो सामाजिक एवं आर्थिक विकास में योगदान दे सके। हायर एम, बच्चों के आंतरिक संसाधनों इनर रिसोर्स का विकास करना, लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संज्ञा ज्ञान, सांख्यिक संक्रियाएं, माप, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात, भिन्न आदि संख्यात्मक क्षमताएं। इनर रिसोर्स, गणितीय ढंग से सोच सके व तर्क कर सके, मान्यताओं या अनुमान से तार्किक निष्कर्ष निकाल सके, अमूर्त को समझ सके एवं उनको व्यवहार में ला सके, समस्याओं को सूत्रबद्ध कर उनका हल ढूंढने की क्षमता का विकास। अध्याय 12 है क्रियात्मक अनुसंधान। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन ए कोवे से संबंधित है? तो वह है क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किस योगदान नहीं दिया गया है? स्टीफन एम कोवे। मौलिक अनुसंधान, इसमें नए तथ्यों तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, जैसे अधिगम का सिद्धांत। व्यवहारिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान का अनुप्रयोग जब व्यवहारिक रूप से किया जाता है तो यह व्यवहारिक अनुसंधान कहा जाता है, जैसे अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग बालकों की शिक्षा के क्षेत्र में करना। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा के क्षेत्रों में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपने कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना। वह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। स्टीफन एम कोवे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान का ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार एवं मूल्यांकन करते हैं। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है वो है व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समस्या का हल अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थी की विभिन्न संज्ञानात्मक समस्याओं के कारण को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं व महत्व है। यह विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने हेतु अध्यापकों तथा शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता व रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करने में सहायक। विद्यालय स्तर अथवा स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्या या कोई विशेष समस्या उसके समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। यह तो भी चिंताजनक समस्या पर केंद्रित होता है और इससे समस्याओं का हल भी शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। समस्या हमारी हल भी हमारा यह क्रियात्मक अनुसंधान का मूल आधार है, अर्थात इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता है। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, उससे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध या अनुसंधान है, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है। क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण समस्याओं के कारण पर आधारित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के आधार पर
आधारित होता है। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्न में से कौन सा एक कदम नहीं है? तो गतिशील दृष्टिकोण नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण या सोपान। समस्या की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। समस्या की पहचान करते समय यह जानकारी देना है। कार्य क्षेत्र समस्या का शोधकर्ता के कार्य क्षेत्र में सीधा संबंध। समस्या का समाधान स्वयं किया जा सके। गुणवत्ता समस्या के समाधान से कार्य स्वयं और गुणवत्तापूर्वक होगा। मूल्यांकन समस्या समाधान के पश्चात कार्य प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। समय समस्या का समाधान कम समय में प्रस्तुत किया जा सके। समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग ऑफ प्रॉब्लम। समस्या की पहचान कर लेने के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि उसे विश्लेषित कर उसका मुख्य स्वरूप निश्चित किया जाए तथा मुख्य बिंदु निश्चित किया जाए जिससे समस्या का अध्ययन विधिवत हो सके। इस क्रिया को ही समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन कहते हैं। समस्या के संभावित कारणों का विश्लेषण। एनालाइजिंग द कॉज रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। इस सोपान में क्रियात्मक अनुसंधान हेतु समस्या के अधिगम कारणों की ही पहचान की जाती है। वह उन कारणों को पृथक कर दिया जाता है जो अनुसंधान कर्ता की सीमा से परे हो। क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण। फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। यह परिकल्पना अनुसंधान को दिशा प्रदान करती है। इसके द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त करने का संकेत मिलता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं की विशेषताएं। परीक्षणीय सत्यापन, प्रभावगत उपयोगिता, सौदस्य एवं स्पष्टता युक्त, समस्या से संगत, अधिकार क्षेत्र का ज्ञान, मितव्ययता, पूर्व स्थापित सिद्धांतों से समर्थित, अनुसंधानकर्ता की क्षमताओं के अनुकूलन। परिकल्पना के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त रूपरेखा तैयार करना। डेवलपिंग ए सूटेबल डिजाइन फॉर इवोल्यूशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक्शन प्रोग्राम एंड फाइनल इवोल्यूशन। यह चरण अनुसंधान को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है क्योंकि इस चरण में संपूर्ण अनुसंधान कार्य पूर्णतः वैज्ञानिक प्रकृति का हो जाता है। इस रूपरेखा में निम्न तथ्यों को समावेशित किया जाता है। परिकल्पना के परीक्षण हेतु जिन क्रियाओं का प्रारंभ करना है इस बात पर स्पष्ट उल्लेख होता है। इन क्रियाओं के क्रियान्वयन हेतु जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे भी इस रूपरेखा में उल्लेखित किया जाता है। क्रियाओं के संबंध में लगने वाले संसाधनों व अनुमानित समय का उल्लेख भी इस रूपरेखा में होता है। क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में अंतिम क्रियात्मक के क्रियान्वयन हेतु क्रियात्मक के संपादन में लगने वाले संसाधनों व अनुमानित समय का उल्लेख भी रूपरेखा में होता है। क्रियात्मक परिकल्पना के संबंध में अंतिम निर्णय तथा उसका आधार निरूपित करना। फाइनल डिसीजन अबाउट एक्शन हाइपोथेसिस और इट्स बेसिस। इस चरण में परिकल्पना का परीक्षण करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला जाता है। और निष्कर्ष में प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी परिकल्पना को सही या गलत बताया जाता है। यदि वह परिकल्पना अपने अंतर्गत संपादित क्रियाओं से लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है तो यह परिकल्पना सही होगी तथा लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पा रही हो तो गलत व अस्वीकृत होगी। यदि परिकल्पना अस्वीकृत हो जाए तो फिर से नई परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। फिर उसका परीक्षण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थी का लेख में सुधार। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन। भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोबल का प्रयोग। क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपयुक्त समस्याएं। विद्यालय प्रबंधन में समस्याएं। शिक्षण से संबंधित समस्याएं। पाठ्य सामग्री सक्रिय से संबंधित समस्याएं। मूल्यांकन से संबंधित समस्याएं। उक्त क्वेश्चन ऑप्शन में ए बी की समस्या का संबंध शिक्षण संबंधी समस्या से, डी की समस्या का संबंध पाठ्य सामग्री क्रिया संबंधी समस्या से, जबकि सी में वर्णित समस्या इनसे जुड़ी हुई नहीं है। अतः परंपरागत विधि पर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव क्रियात्मक अनुसंधान हेतु उपयुक्त नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि
अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासनिक द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है रूपांतरकारी। देखो, आप क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य विद्यालय व कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार। मौलिक क्या है? नए तथ्यों व नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। शोधकर्ता का समय से प्रत्यक्ष संबंध होता है, क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों को एवं शैक्षिक प्रशासकों द्वारा किया जाता है। शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। समस्या अनुभवजन्य होती है। समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन समस्या के कारण के विश्लेषण पर आधारित होता है। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्षों, सिद्धांतों, अनुभवों पर आधारित होता है। इसकी रूपरेखा लचीली होती है, इसलिए शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी रूपरेखा लचीली नहीं होती है, इसलिए शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। न्यायादर्श, प्रतिदर्श या नमूने का चयन उद्देश्य के अनुरूप होता है। न्यायादर्श, प्रतिदर्श, नमूने का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। पद्धतों डाटा के विश्लेषण में सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। पद्धतों के विश्लेषण में उस सांख्यिकी गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। कार्यक्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहार रूप होता है। सामान्यीकरण नए तथ्य, सत्य और सिद्धांतों के रूप में होता है। शोधकर्ता स्वयं यह निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में सफलता कहाँ तक मिलती है। शोधकर्ता को सफलता मिलने पर पुनर्बल मिलता है। इसमें मूल्यांकन बाह्य होता है, विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है तथा अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। समय लगता है, क्षेत्र सीमित व स्थानीय। समय अधिक लगता है, क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत। अनुसंधान निष्कर्ष स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं। अनुसंधान निष्कर्ष व्यापक एवं दूरगामी होते हैं। फिर है चैप्टर 13, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2009। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है? 86। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा अगस्त 2009 में पारित हुआ। राष्ट्रपति की संस्तुति प्राप्त होने के तुरंत बाद इसे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था। अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के परिवेश को सुनिश्चित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। आरटीआई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 6 से 14। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। यह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को उसके या उसकी शिक्षा उसके कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। यह नियम शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हर तरह शिक्षकों को प्रशिक्षण की सुविधा, छात्र शिक्षक अनुपात, विद्यालय कार्य दिवस और कार्य घंटे से संबंधित मान व मानकों का निर्धारण करना। 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बालकों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा व न ही उन्हें किसी शुल्क अथवा खर्च की वजह से प्राथमिक शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा। यदि 6 से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाता तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाए। इस अधिनियम के प्रावधान को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की है तथा इसके लिए होने वाले खर्च भी इनके समयवर्ती जिम्मेदारी रहेगी। सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए कक्षाओं में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। बच्चों को समझने की शक्ति और उसके उपयोग करने की
योग्यता का व्यापक एवं सतत मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी की जाने तक निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण किया जाएगा और तदनुसार अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षा प्रदान किया जाएगा। बालक अनुकूलन और बाल केंद्रित रीति क्रियाकलापों खोज और प्रकटीकरण द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। श्रमिकों के बालकों को, घुमंतु बालकों, बालक मजदूरों, प्रवासी बच्चों, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा जेंडर कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना। नोट: शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2002 में संविधान में 86वां संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है। आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 45 नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को बच्चों की 6 वर्ष की आयु तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास करना होगा। आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के माता पिता, अभिभावक या संरक्षक को शिक्षा हेतु अवसर उपलब्ध करवाने का प्रावधान। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? मान्यता। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 18 के अनुसार कोई भी नया स्कूल बिना सरकार के पूर्वानुमति और मान्यता प्रमाण पत्र के नहीं खोला जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किसी कार्य के लिए नहीं लाया जा सकता। पल्स पोलियो कार्यक्रम में। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 27 गैर शैक्षिक परियोजनाओं के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध किया गया, परंतु कुछ कार्यों के लिए छूट भी दी जाती है जो निम्नलिखित है। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनसंख्या की गणना में, आपदा राहत कार्यों में, चुनावी संबंधों में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। शिक्षा के अधिकार नियम के अंतर्गत निम्न में से शिक्षक के कार्य नहीं माने जाते हैं। शिक्षक को खुद व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। धारा 24 की उपधारा के 1 के आरटी 2009 के अनुसार अध्यापक के दायित्व विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता व समय पालन, पाठ्यक्रम का संचालन कर उसे पूरा करना, विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, प्रत्येक बालक के शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना अर्थात अधिगम क्षमता को समझकर उसके ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना, माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठक करना और बालकों के बारे में उपस्थिति में नियमित शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में अवगत कराना। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित की जाए। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 2 से अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 40। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे 45। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं 45। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य कथन नहीं है वो है अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होगा 35:1। 9 फरवरी 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ये पत्र के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 30:1 सुनिश्चित किया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 35:1 सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम अभियान के तहत माध्यमिक स्तर पर यह 30:1 रहेगा। विद्यालय के लिए मान और मानक शिक्षकों की संख्या पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रवेश किए गए बालक 60
शिक्षकों की संख्या 2, 61 से 90 के मध्य 3, 91 से 120 के मध्य 4, 121 से 200 के मध्य 5, 150 बालकों से अधिक होने पर 5+1 एक प्रधान अध्यापक हेड टीचर, 200 बालक से अधिक छात्र शिक्षक अनुपात A1:40 से अधिक नहीं होगा प्रधान अध्यापक को छोड़कर। छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा 2 है। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। थर्ड है, जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश किया गया है वहां फर्स्ट एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक हेड टीचर। निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक, क्लास शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा। भवन, सभी मौसम वाले भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। फर्स्ट है, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय। यह पंडाल प्रधान अध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त पहुँच, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और प्राप्त पेयजल सुविधा, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए वहां एक रसोई होना, खेल का मैदान, सीमा दीवार या बाढ़ द्वार, विद्यालय भवन की सुरक्षा। एक शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या, कक्षा 1 से 5 200 कार्य दिवस, 800 और शिक्षण घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष। घंटों की न्यूनतम संख्या 6 से 8 220 कार्य दिवस, 1000 शिक्षण घंटे प्रति शैक्षणिक वर्ष। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 मिनट, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल है। अध्यापन शिक्षण उपस्कर प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। पुस्तकालय, प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषय पर पुस्तक, जिनके अंतर्गत कहानी भी पुस्तकें भी होगी उपलब्ध होगी। खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्कर प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे।